रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के 33वें राज्यपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने लोकसभा भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया। उन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। समारोह में सीएम नीतीश कुमार समेत उनके कई मंत्रिमंडल सहयोगी मौजूद रहे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नए राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पत्र पढ़कर सुनाया। बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शनिवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, सुनील कुमार, संतोष सुमन, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह आदि मौजूद थे। सैयद अता हसनैन खान ने बिहार के 43वें राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के श्रीनगर स्थित चिनार कोर के पूर्व कमांडेंट इन चीफ रह चुके हैं। वे 2018 में कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। हसनैन ने वर्ष 1988-90 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और 90-91 में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में भाग लिया था। सेना में अधिकारी रहते उन्होंने समय समय पर कई सामाजिक अभियान चलाया, खासकर युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल और चरित्र निर्माण कर आदर्श नागरिक बनाने के लिए कई कार्यक्रमों को चलाया। उन्होंने कश्मीर में भटके नौजवानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पहचान सैन्य अधिकारी के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक विचारक, सुधारक के रूप में भी रही है। रिटायरमेंट के बाद वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उन्होंने आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। इसमें कश्मीर के नौजवानों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हुई। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि एक रणनीतिक विचारक के रूप में देखा जाता है। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उनका सार्वजनिक जीवन सक्रिय रहे। उन्हें आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में काफी अहम योगदान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए अच्छी खबर है। जेल में बंद पटना के मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर अदालत का फैसला आ गया। अनंत सिंह राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। पटना के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। 16 मार्च को मतदान के लिए वे कुछ समय के लिए बिहार विधानसभा आएंगे और अपना वोट डालकर वापस बेऊर जेल चले जाएंगे। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने न्यायाधीश प्रवीण कुमार की मानवी की अदालत में अनंत सिंह के वकील की ओर से दाखिल याचिका की गई। विधायक की ओर से अनुरोध किया गया कि आगामी 16 मार्च को बिहार विधानसभा में राज्यसभा के लिए मतदान होना है। वकील ने कहा उनका मुवक्किल जेल में बंद है और एक मतदाता है, इसलिए पूरी सुरक्षा में भेजकर उनसे मतदान करने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने अनंत सिंह की अर्जी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बेऊर जेल से कार्याधीक्षक को निर्देश दिया कि अनंत सिंह को पुलिस सुरक्षा में विधानसभा ले जाकर उन्हें मतदान कराया जाए। मतदान के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के दौरान अनंत सिंह को कुछ देर के लिए विधानसभा लाया गया था। उन्होंने सदन में आकर विधायक पद की शपथ ली। उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जदयू के अनंत सिंह और जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। दुलारचंद सुबह पीयूष के समर्थक में प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि उनके पैर में गोली मारी गई, फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस केस में अनंत सिंह समेत कई लोगों को पुलिस ने मतदान से 5 दिन पहले गिरफ्तार किया था। तब से अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है। जेल में रहते हुए उन्होंने मोकामा का चुनाव जीता था। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा। बिहार के सभी विधायक विधानसभा अपना वोट डालेंगे। एनडीए की 4 सीटों पर जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। सत्ताधारी गठबंधन के नेता विपक्ष के खेमे में सेंधमारी का दावा कर रहे हैं। इस बीच अनंत सिंह के वोट डालने की अनुमति मिलने से जेडीयू और एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है। विपक्ष की ओर से राजद ने भी एक सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा है। महागठबंधन के पास भी 35 विधायक ही हैं। आरजेडी उम्मीदवार एनडी सिंह की जीत के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में पोस्टरवार तेज हो गया। राजद कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा गया है। पोस्टर में भाजपा को अजगर सांप के रूप में दिखाया गया और लिखा गया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है, जो भी भाजपा के साथ जाता है वो अंततः नुकसान में ही रहता है। पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ अजगर सांप का चित्र बनाया गया है। इस अजगर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगाई गई। साथ ही यह भी दर्शाने की कोशिश की गई जैसे महाराष्ट्र की सत्ता बदली वैसे ही बिहार की कुर्सी भाजपा के निशाने पर है। बताया जा रहा है ये पोस्टर राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार, अल्पसंख्यक महासचिव राजा तथा महिला प्रकोष्ठ की नसीम जमाल की ओर से लगाया गया है। का उद्देश्य ये है कि भाजपा किस इंसान को नहीं ठगा है। आप खुद इस चीज को देख लीजिए कि अब नीतीश कुमार जी को खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि पहले चुनाव लड़ाए, नीतीश कुमार जी को सरकार बनाए, उसके बाद बीजेपी वाले गृह मंत्रालय छीन लिए, उसके बाद बीजेपी वाले सीएम कुर्सी छीन लिए, उसके बाद एक लॉलीपॉप धरा दिए नीतीश कुमार जी को, लीजिए आप लॉलीपॉप, इसको चूसते रहिएगा। तो भाजपा ये जो किया है नीतीश कुमार जी के साथ में बिल्कुल गलत किया है। नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा भाजपा धोखा दिया है और बिहार वासी कभी नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेगा, ना जेडीयू को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा पे और नाम पे बिहारवासी वोट दिए थे और नीतीश कुमार जी बिहार वासियों को क्या दिए? जुमला दिए, धोखा दिए। और नीतीश कुमार जी बिल्कुल डर के राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो मेरा पोल खोलेगा, भाजपा पोल खोलेगा तो मेरे को बंद कर देगा। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी जब डर के राजनीति कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि राजनीति से संन्यास ले ले। आप खुद इस चीज़ को देखिए कि एक गुजराती बिहार में एंट्री करता है और बिहार के मुख्यमंत्री को हाईजैक करके विधानसभा में लेके जाता है। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार जी इनकार कर गए होंगे, उसी से अमित शाह हाईजैक करके नीतीश कुमार जी को लेके गए। और कहाँ राज्यसभा, कहाँ मुख्यमंत्री। आप देखिए कि बीजेपी वाला जो सोचा वो तो नीतीश कुमार जी के साथ में तो कर ही दिया, खेला तो हो ही गया। अब क्या बाकी है? अब निशांत कुमार को कह लो कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। डिप्टी सीएम मतलब क्या? वो मतलब चुप। बीजेपी वाले को लॉलीपॉप धरा दिए कि लीजिए चूसते रहिए, कुछ बोलिएगा नहीं। बीजेपी, आप ये जान जाइए कि 12 साल से जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी जनता को बेवकूफ़ बनाए, जनता को ठगने की कोशिश किए, अब उन सब को छोड़ के एक कदम आगे बढ़ के अब नीतीश कुमार जी को ही बर्बाद करने में लग गए हैं। तो इसमें अजगर कौन है? आपको कौन दिख रहा है अजगर? बीजेपी जिसको चाहता है उसको निकल जाता है। वही ये मिसाल है, आप देख लीजिए खुलियाम। अजगर कौन है? बीजेपी है, जैसे नीतीश कुमार जी को निकल रहा है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में भी बेंगलुरु मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। इस क्षेत्र में देश भर की बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास होगा। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्योग विभाग बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन करेगा। उद्योग सचिव कुंदन कुमार समेत वरीय अधिकारियों का दल बेंगलुरु गया है। यह टीम इस सिटी का काम देखेगी। उच्च स्तरीय टीम वहां अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर आगे की कार्य योजना बनाएगी। उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट
फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की तैयारी है। बिहार सरकार निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने, राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को बड़े अवसर उपलब्ध कराने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करना चाहती है। सरकार यह भी चाहती है कि जो बिहारी देश के बाहर इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वे बिहार लौट सके। यही नहीं, अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र होगा। पिछले दिनों बिहार में निवेशकों, उद्यमियों, निर्यातकों के सम्मेलन में भी इस संबंध में सुझाव मिले थे। हाल के दिनों में बिहार की औद्योगिक नीतियों को देश में सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर सक्रियता बढ़ाई है। बेंगलुरु में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक प्रमुख IT और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्र है। 800 एकड़ से अधिक में फैले इस क्षेत्र में इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी 200 से अधिक कंपनियां आई। यह मुख्य IT हब होने के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का एक हिस्सा माना जाता है। इसे कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया। यह 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यह स्थान न केवल व्यावसायिक बल्कि अब एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। स्थापना के बाद से यह भारत के सिलिकॉन वैली का एक हिस्सा बन गया है। ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मूल घटकों से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, ऑडियो सिस्टम और घरेलू उपकरणों जैसे उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण पर फोकस होता है। लैपटॉप, स्मार्ट सिटी, गेम कंसोल, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, स्मार्ट वॉच आदि के निर्माण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम सूबे में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग सचिव, निदेशक समेत वरीय अधिकारियों की टीम बेंगलुरु गई हुई है। टीम वहां की पूरी योजना का अध्ययन करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में बारिश की चेतावनी के बीच मौसम के तेवर तल्ख होते नजर आ रहे हैं। मार्च में ही गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है। धूप दिनों दिन तीखी होती जा रही है। नेपाल समेत कुछ हिस्सों में बारिश से 2 दिनों की स्थिति कुछ सामान्य है। 15 से 17 मार्च के बीच मौसम और खराब होने के आसार हैं। 23 मार्च तक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और अप्रैल महीने में 40 डिग्री के स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार 14 मार्च को दिन में धूप में, रात में आसमान में हल्के बादल दिखेंगे। आज आर्द्रता का स्तर 35%, तो वहीं वायुमंडलीय दबाव 1009 के स्तर पर है। मौसम शुष्क रहेगा। कल 15 मार्च को कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य में AQI की बात करें तो आबोहवा अनहेल्दी रहेगा। बीते 24 घंटे की बात करें तो मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिला। कुछ जिलों में बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बारिश हुई तो कई जिलों में तीखी धूप देखने को मिली। इस वजह से दिन में गर्मी की धमक बनी रही। रात को मौसम हल्का सर्द पड़ गया। हालांकि शहरी इलाकों में पंखा चलाने का वातावरण देखा गया। शुक्रवार को राज्य में सर्वाधिक तापमान कैमूर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कल 15 मार्च से बिहार के वेदर कंडीशन में और बदलाव देखने को मिलेगा। 17 मार्च तक मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, कटिहार, पूर्णिया जिलों के लिए इस अवधि में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।